हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं सबा शेख। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हमारे शो का बिल्कुल ऐसे इंतजार कर रहे होंगे जैसे कि आप लोग रोजाना हमारे शो का इंतजार करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं टॉप स्टोरीज और तमाम तर इन्फॉर्मेशन। फन भी साथ साथ होता है और साथ साथ आपको देते हैं खबरें कि आज क्या गर्मा गर्म है, क्या टॉप स्टोरीज है। तो जनाब थोड़ी सी बात सबसे पहले मौसम की कर लेते हैं। मैं अभी अरबाब से यही कह रही थी कि अरबाब इस दफा कराची में सर्दियां जो हैं वो बड़ी प्रोलॉन्ग हो गई हैं और जो सर्दियां हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब डे बाय डे मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज सर्दी कम नहीं होती है बल्कि सर्दी ज्यादा होती जा रही है। और क्या कहा जा रहा है कि हमारे शो के ऊपर ना एक जब पामिस्ट आए थे तो वो भी यही प्रेडिक्ट किया था कि जनाब इस दफा पाकिस्तान में सर्दियां ज्यादा रहने वाली हैं। तो वो बात मेरे जहन में आती रहती है कि वाकई में वो बिल्कुल सही कह रहे थे कनान कि पाकिस्तान में सर्दियां ज्यादा रहने वाली हैं। और अरबाब कराची की बात की जाए तो कराची के लोगों को तो कहा जाता है कि जी आपको वैसे ही बड़ी सारी सर्दी लग रही होती है, बिलावजह आप लोग कांप रहे होते हैं। पंजाब में आए, गिलगित में आए, बल्तिस्तान में आए तो आपको लग पता जाए कि सर्दी क्या होती है। कितने इत्तेफाक करते हैं कि कराची में आजकल वाकई सर्दी ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, कराची में इस बार सर्दी ज्यादा हो रही है। सर्दी का आगाज भी इस बार थोड़ा जल्दी हुआ था। नवंबर के मिड से इस सर्दी का आगाज हुआ था और अभी आज ही महकमा मौसमियात की एक ताज़ा रिपोर्ट भी आई है कि पीर से इस सर्दी में मजीद इजाफा होगा, यानी अगला और इसका इख्तिताम जो है वो 31 मार्च से पहले नहीं होने वाला है। यानी मार्च का पूरा हफ्ता भी ठंडा ही गुजरेगा। ड्राई फ्रूट तो आपने फिर खाए होंगे, लिए आपने। सबसे पहले मुझे बताएं चिलगोजे आपने खरीदे कि नहीं खरीदे? चिलगोजे जनाब, जो महंगाई है और जो चिलगोजे की हमारी मार्केट में सोना बहुत सस्ता हो गया, लेकिन चिलगोजे और ड्राई फ्रूट्स की कीमतें बड़ी बढ़ चुकी हैं। तो सर्दियों में उन लोगों के लिए जो कि ज़ाहिर है जिनका बजट थोड़ा लिमिटेड होता है, तंग हाथ होता है जिनका, उनके लिए ड्राई फ्रूट्स खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना मुश्किल है। और अपने सोने की बात की है, सोने के वाले का कि यार मुझसे कोई भी गिफ्ट आप मांग लें लेकिन मुझसे चिलगोजे ना मांगे। आप सोने का सेट मांग लें लेकिन चिलगोजे ज्यादा तादाद में ना मांगिएगा। इतने महंगे चिलगोजे हो गए यार। मतलब यूजुअली ये होता है कि अगर कहीं कोई फेस्टिवल आता है, कोई विंटर सीजन इन होता है तो गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि उस सीजन का जो फल फ्रूट जो चीजें हैं वो थोड़ी सी सस्ता कर दी जाए। लेकिन यहाँ तो महंगाई अपने अरूज पर है। और लेकिन अब के लिए ये है कि वो ज़ाहिर है सर्दी को अब ज़्यादा एंजॉय कर सकेंगे। अभी तो फरवरी चल रहा है, ये सर्दी अभी मजीद 2 महीने रहेगी। अब इसकी शिद्दत कम और ज़्यादा ज़रूर हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब मौसम ठंडा रहेगा तो कराची वाले एंजॉय भी ज़्यादा करेंगे। तो मौसम आने वाला है, खूबसूरत रंगों का मौसम होता है। हम देखते हैं बड़े बागात में कलर्स हमें नजर आने वाले। जबरदस्त बात मेंशन की है कि अब बहार भी आने वाला है और बहार के वाले से अगर कहा जाए तो सबसे अच्छा मौसम यही होता है अरबाब। लेकिन सर्दी हो, गर्मी हो, खिजा हो, बहार हो, लेकिन कराची की सियासत का मौसम जो है वो गर्मा गर्म ही रहता है। और कल अभी हम यही बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ मौसम तो बड़ा सर्द है, लेकिन जो हमारी सियासत है और ख़ास तौर से MQM पाकिस्तान, उसका मौसम आजकल बड़ा गर्म चल रहा है। उसमें कभी नरमी है, कभी गर्मी है, कभी रूठना है, कभी मनाना है, कभी शिकवे हैं, कभी शिकायतें हैं। इन लोगों का मसला हल क्यों नहीं हो रहा? कल भी हमने देखा पूरा दिन ये मनाने का सिलसिला चलता रहा। कभी कोई फारूक सत्तार वो रूठते रहे और ये हम एक वो पुराने दौर की हमें याद आ गई जब इनके बानी रूठ जाते थे और सब आते थे कि भाई मान जाएं, भाई कहते थे नहीं मुझे नहीं मानना, उनको नहीं मानना। ऐसा लग रहा है कि फारूक सत्तार भी उसी मोल्ड में ढलने जा रहे हैं। और 3 बार उनको मनाने की कोशिश की गई प्रेस टॉक की, उसमें भी कोई क्लियर विजन उन्होंने नहीं दिया कि वो मान गए हैं या नहीं माने हैं। मुज़ाकरात का एक दौर ये आज भी चलेगा, कल भी ये 3 दौर चले। उन्होंने कहा मैं अपने सीनियर्स की बड़ी इज्जत करता हूं, जो लोग मुझे मनाने आए इज्जत भी करते हैं, लेकिन मानियत एक लम्हे को खुश करते हैं, अगले लम्हे उसकी नफी भी कर देते हैं। पूरी राब्ता कमेटी उनके घर पे मौजूद थी और जब वो लोग वापस जा रहे थे तो वाज़े तौर पे उनके चेहरे के तासुरात देखे जा सकते थे कि सब के सब गुस्से में थे, सबके चेहरे के तासुरात इंतहाई सख्त थे। अच्छा, क्या यही कहा जा रहा है कि जी इनके हवाले से, मुत्तहदा पाकिस्तान के हवाले से एक तरह का ये रिपीट टेलीकास्ट है, क्योंकि इससे पहले भी जब मुत्तहदा पाकिस्तान नहीं थी और डेफिनेटली ये मुत्तहदा लंदन थी तो उसमें यही देखा जाता था कि इनके बानी के तरबियत हुई है। तो मेरे ख्याल में ट्रांसफॉर्मेशन की जहां हम बात करते हैं, मुत्तहदा पाकिस्तान के हवाले से हम जहां बात करते हैं, तो वहां उस हवाले से आज हमारे पास गेस्ट भी होंगे जिनसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि भाई इनसाइड आउट क्या चल रहा है, क्या तमाम तर चीजें हो रही हैं। गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ हम लेंगे ब्रेक क्योंकि हम लोगों को पीनी है चाय और थोड़े से खाने बिस्किट। इतने आप भी इंजॉय कीजिए, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू
ब्रेक से पहले हमने मौसम की तो बात की, साथ साथ सियासी मौसम की भी बात की, जो रात में भी खासा गर्म दिखाई दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार गुफ्तगू कर रहे थे और वहां पर उनको मनाने की भी 3-4 बार कोशिशें की गई, लेकिन अभी तक सूरत हाल कोई वाज़ेह नहीं हो सकी। अब आज भी तमाम दिन एक्टिविटी जारी रहेगी, क्योंकि आज के दिन उन्होंने कहा था कि अब हम एक टाइम डिसाइड करेंगे, वेन्यू डिसाइड करेंगे और फिर बैठकर तय करेंगे कि अब आगे करना क्या। ये भी कहा कि पीआईबी और बहादुराबाद मेरे लिए दोनों एक हैं, तो कोई तकसीम नहीं है, इख्तिलाफ राय जरूर मौजूद है। इख्तिलाफ राय जरूर मौजूद है, बिल्कुल। अब तकसीम खत्म होकर जो है वो इख्तिलाफ राय पे आ गया। इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कराची की सियासत में एमक्यूएम पाकिस्तान जब भी कोई मुताहरिक होती है, हलचल मचाती है, तो डेफिनेटली कराची के लोग असर और इम्पैक्ट पड़ता है। बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की जानिब। एमक्यूएम पाकिस्तान में सेनेट के टिकट पर इख्तिलाफात मजीद संगीन, मुत्तहिदा रहनुमाओं के मुज़ाकरात नाकाम, कामरान टेसोरी पर मामलात डेडलॉक का शिकार। राब्ता कमेटी ने मीडिया से बात आज फिर होगा। फारूक सत्तार कहते हैं पार्टी में तकसीम नहीं, इख्तिलाफ राय है। अच्छा मौसम है, तो डर तो नहीं है कोई? सर एक मौसम अच्छा हो गया। पहले निहाल, फिर तलाल और अब दानियाल। नून लीगी रहनुमा दानियाल अजीज आज सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस का सामना करेंगे। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत भी आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में हो रही है। जनाब, हमेशा से अरबाब की बारी आती है, मुझे चाय पीने का टाइम मिल जाता है। बिल्कुल। और एक्सप्रेस की जो आज पहली खबर है, एक बड़ी दिलचस्प खबर है, चूंकि अमेरिका से मुताल्लिक है। अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट का ये बयान सामने आया है। वाशिंगटन का एक तरह से यू टर्न है कि ताल्लुकात नागुज़ीर, पाकिस्तान पर हमले का इरादा नहीं। अमेरिका की जानिब से कहा गया अलकायदा दाइश के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा किया। खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अमेरिका को पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात जारी रखने चाहिए, कहते हैं डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट जॉन स्लीवान। और इन्होंने मजीद कहा कि अफगान महाजिरीन की तवील अरसे तक मेज़बानी, अमरीकी और अफगान फोर्सेस के लिए सप्लाई लाइन फराम करना काबिल सत्ताइश है। अमरीकी सेनेट कमेटी बराए खारजा उमूर को उन्होंने ब्रीफिंग दी और उसमें तमाम तर बातें उन्होंने पाकिस्तान से मुताल्लिक कहीं। और सुपर लीड एक्सप्रेस की जो है वो है नाअहली मुद्दत केस से मुताल्लिक, जिसमें नवाज शरीफ ने फरीक बनने से इनकार किया तो एक तरफा फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है। पार्टी सदारत कानून असेंबली ने हयात नाअहली नहीं हो सकती, अवाम का हक है जिसे चाहे मुंतखब करें, यह कहा नवाज शरीफ ने। और साथ ही साथ एक्सप्रेस शरीफ का बयान भी लगाया है कि अवामी अदालत ने मेरी नाअहली मुस्तरद कर दी है और मुल्की तरक्की के खिलाफ इस वक्त साजिश हो रही है। हुकूमत भी नून लीग की है और मुल्की तरक्की भी रुकी हुई है। नवाज शरीफ ऐसी बात करते हैं। और साथ ही साथ जो कराची की सियासत से मुताल्लिक खबर है वो ये है कि इख्तिलाफात की हिद्दत अब कम हो गई। फारूक सत्तार ने मुअत्तल अरकान बहाल कर दिए, लेकिन आज एक बार फिर मुज़ाकराती दौर होगा। अब ये मामला किस जानिब जाता है, बहादुराबाद और पीआईबी एक हो सकते हैं या नहीं, ये शायद आज कोई तस्वीर वाज़ेह तौर पर सामने आ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो जंग की लीड लगी हुई है ये है भावलपुर के हवाले से। ये है कि जनाब मुकदमेबाजी सस्ता कानून आएगा और भावलपुर में साइंस और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के क़याम के लिए PSO के डायरेक्टर्स, PPL के अरकान और मुख्तलिफ अदालतों में जजों की तकर्री की मंजूरी भी दे दी गई है। तो डेफिनेटली भावलपुर के शहरियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि जनाब अब वहाँ पे इस तरह की कानून साजी भी होगी और नई डेवलपमेंट होगी। और तो जो दूसरी खबर बिलियन ट्री के हवाले से है और KP के सरकारी दस्तावेजात इमरान के दावों को मुस्तरद कर दिया। तो जहां पर बिलियन ट्री की मैं बात कर रही हूँ और जंग ने भी इसकी मेन लीड लगाई हुई है। आपको लगता है बिलियन ट्री के नाम पे PTI ने जितनी कैंपेन की है अरबाब, बिलियन ट्री वाकई में लगाया है इन्होंने? जो ये इस तरह से जो है वो क्लेम करते कि जी हमने बिलियन ट्री लगाया, एजुकेशन लाए, पुलिस रिफॉर्म्स लाए, ये सारी चीज़ें क्लेम करते इमरान खान और इन्हीं के ऊपर जो है वो अपनी कैंपेनिंग भी करते हैं। जब मुहिम का इन्होंने आगाज किया था उसके कुछ दिन बाद देखा था कुछ तस्वीरें आती थी जहां ये लोग दरख्त लगाते हुए पाए जाते थे। हाँ। लेकिन वो शायद वो तो चंद हजार दरख्त, चंद 100 दरख्त लगे होंगे, जाहिर वो बिलियन ट्री तो नहीं पूरा हो सका। लेकिन उसकी मीडिया कैंपेन उन्होंने बड़ी जबरदस्त की, उसको अपना स्लोगन बनाया एक अरसे तक, बल्कि अभी भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नजर ये आता था कि जब जहां ये दरख्त लगाने जाते थे मीडिया के कैमरों में वो नजर आते थे, लेकिन उसके बाद वो दरख्त शायद कहीं गायब हो जाते थे। Exactly, I was thinking the same thing कि जो बिलियन ट्री के हवाले से अगर बात की गई और वाकई में बिलियन ट्री लगाया और उनकी रिपोर्ट को तो मुस्तरद कर दिया है, तो इस हवाले से जब PTI के कोई रहनुमा हमारे साथ होंगे तो हम मामला क्या है। अच्छा, जो दूसरी लीड है वो डेफिनेटली मिशाल खान के हवाले से कि आज उनके केस का फैसला भी मुतवक्के है। और एक और जो अच्छी खबर है वो ये है कि जी पाकिस्तान सुपर लीग का जो फाइनल है वो कराची में होने जा रहा है और मेरे ख्याल में कराची की
की जा रही हैं। 22 फरवरी से ये मुकाबले शुरू होंगे दुबई में, लेकिन उससे पहले एक और यहाँ पर प्रैक्टिस मैच भी खेला जाएगा जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स भी होंगी। और मजीद इसमें जो डेवलपमेंट वाली बात है, अच्छी खबर ये है कि लाहौर कलंदर्स जो कि बड़ी मुतारिक नजर आती है, उसके अंदर आज़ाद कश्मीर से भी एक प्लेयर शामिल हो रहे हैं जिनका रावला कोर्ट के अंदर जो है बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया है। एंड दिस इज़ वेरी गुड, द हैपनिंग्स आर कमिंग बैक और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग होने वाला है। अभी अब फाइनल में मौजूद होंगे और कराची के अवाम और हम सारे जाके वहां पर वो तमाम मैचेस देखेंगे, तो ये बड़ी अच्छी एक खबर है। और दूसरी जानिब जो टॉप स्टोरी है वो डेफिनेटली एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन हम मुख्तलिफ शहरों की जानिब जाएंगे और अरबाब जाएंगे और पूछेंगे कि क्या हाल चाल है। तो सबसे पहले लाहौर चलते हैं, हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हुमा भट्ट से हम जानते हैं कि लाहौर का मौसम कैसा है। कराची में तो सर्दी ठहर गई है और अगले 2 महीने तक यहाँ कयाम करेगी, लाहौर में क्या सूरत हाल है? हुमा बताइएगा, एक तो मौसम है और आज कौन कौन से अहम इवेंट्स होने जा रहे हैं लाहौर में? लाहौर का मौसम क्योंकि बाहर आने को ही है तो मौसम बड़ा खुशगवार है, बहुत ही अच्छा है। दिल ज़रूर करता है इस मौसम, लेकिन क्योंकि कामकाज करना होता है और ड्यूटीज हैं सबकी, तो सब अपने अपने काम में मसरूफ है इस वक्त और दिन का आगाज जो हो रहा है। हम सारे काम करते करते एंजॉय भी कर रहे होते हैं साथ साथ, है ना? यकीन मैं कब से जब से यहाँ पर खड़ी हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि धूप भी है और मैं बड़े आराम से यहाँ पर खड़ी हूँ। अच्छा, अब मैं इवेंट्स के बारे में बात करूँ तो इवेंट्स में सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो हैं वो अपने ओहदे का हलफ उठा रहे हैं यावर अली और गवर्नर हाउस में। इसके बाद हम लोग देखेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन डे अनाउंस किया हुआ है पंजाब हुकूमत ने, तो उसके हवाले से ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब भर में मुख्तलिफ सेमिनार्स अरेंज किए जाएंगे, आगाही वॉक्स होंगी और इसके अलावा रैलियाँ जो हैं वो निकाली जाएंगी। लाहौर में भी इसी हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है जहाँ पर राना मशहूद जो है वज़ीर तालीम वो यहाँ पर पहुँचेंगे और आगाही जो है बच्चों में दी जाएगी और उनकी के बच्चों को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक हल्ला गुल्ला सा प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स गाला होने जा रहा है लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर हम रस्साकशी और दीगर जो एथलेटिक्स है वो देखेंगे। खवातीन लड़कियाँ जो है, खवातीन कहना जो है वो लड़कियाँ थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं, अच्छा नहीं उन्हें लगता तो उन्हें कह देते हैं लड़कियाँ, ये गेम्स होंगी। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पंजाब असम्बली का सेशन होने जा रहा है, तो पंजाब असम्बली के सेशन में हम लोगों ने कल भी देखा था वही बयानबाजी का सिलसिला जारी थी, वो बार बार आकर तो अपने कोई ना कोई जो बयान थे और जो एजेंडा होता है एजेंडे की कार्रवाई वो बिल्कुल हम लोग देखते हैं कि उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती बल्कि एजेंडे को दूर रखकर तो बाकी जितनी भी काम है उसको किया जाता है। तो आज भी हम देखेंगे पंजाब असम्बली का सेशन होने जा रहा है, तो उसमें क्या क्या अपोजिशन क्या बातें सामने लाती है और उसके बाद हुकूमती अरकान जो है वो क्या बात करते हैं। अब PSL भी तो होने वाला है, कितनी एक्साइटेड है आप? बिल्कुल PSL होने वाला है, तो इसमें सबसे ज़्यादा खुश जो है वो तो कराची के अवाम होंगे क्योंकि उनका शिकवा जो है वो कराची में होने जा रहा है, लेकिन लाहौरी जो है वो हमेशा ही खुश रहते हैं इसी बात पर कि कम से कम पाकिस्तान में कोई एक इवेंट तो आने वाला है, तो इस बात पर यकीनन लाहौरी जो है जी रौनक बहाल होने वाली है, PSL शुरू होने वाला है और कराची के अवाम का जो शिकवा है बिल आखिर वो जा रहा है और डेफिनेटली हम सारे मिलकर भी एंजॉय कर सकते हैं और जाके स्टेडियम में मैच देख सकते हैं और सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को। बिल्कुल, मैच कराची में हो, लाहौर में हो, पेशावर में हो, इस्लामाबाद में हो, पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है। और जब भी पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी की बात होती है तो एफर्ट्स बहुत ज्यादा हैं नजम सेठी साहब की जो कि PCB के चेयरमैन हैं और उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए, उनकी जरूर तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने और साबिक चेयरमैन PCB हैं, बड़ी कोशिशें की हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाने की, क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल से हमारे मैदान सुनसान थे, लेकिन अब कल नजम सेठी साहब ने ये हमें एक यकीन दहानी कराई है कि अब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी 1-1.5 साल में नॉर्मली होने जा रही है। तो जनाब सपोर्ट PSL, सपोर्ट पाकिस्तान, हियर वी गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब जब हम ब्रेक पे गए थे तो ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग यही बात कर रहे थे, ब्रेक में भी हम यही बात कर रहे थे कि जी कराची की रौनकें तो लौटने वाली हैं, लेकिन कराची में जो अभी करंट इशू है वो इशू है MKM पाकिस्तान का और उसमें जो फिल्म चल रही है, जो सियासी फिल्म है, जो सियासी मूवी है जिसमें आप देख रहे हैं कि कोई रूठ रहा है, कोई मान जा रहा है, कोई कह रहा है सब ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, कोई ये कह रहा है जी 2 धड़े बन गए, कोई ये कह रहा है जी बिल्कुल ऐसा तो होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़े तो होते हैं, लेकिन यूजुअली अगर थोड़ा सा हिस्ट्री देखी जाए MKM
क्योंकि इसी तरीके से है कि इनके यहाँ इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और इनके जो कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं, वो एक दूसरे को इसी तरीके से जो है वो मनाते रहते हैं। लेकिन अरबाब, ये जो बात है इनके हवाले से, एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से, आपको क्या लगता है कि सेनेट के इलेक्शंस इतने करीब हैं और एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से इस तरह का जो है वो कोई बात सामने आना, इस तरह की इतनी पार्टी के लिए नुकसानदेह नहीं? नुकसानदेह है, जाहिर है, क्योंकि अब जब दो धड़े सामने आते हैं, एक दो ग्रुप्स हो जाते हैं, तो फिर ग्रुपिंग में जाहिर है आधे कारकुनान एक तरफ हो जाते हैं, आधे लोग एक तरफ हो जाते हैं, फिर उनकी हमदर्दियां और जो उनका वोट बैंक है जाहिर है वो भी टूटता हुआ, मुतासिर होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि आगे लीड क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, लीडर हर पार्टी का, हर जमात का एक ही होना चाहिए, क्योंकि यही कराची के मफाद में बेहतर है। और आगे ज़ाहिर है कराची में बहुत सारी चीज़ें भी, PSL का फाइनल भी होने जा रहा है, तो ओवरऑल कराची का जो माहौल है जो इस वक्त बड़ा पुरअमन रहना चाहिए और किसी भी तरह कराची में हालात की खराबी पैदा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हालात की खराबी पैदा नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली इस डिस्कशन को मज़ीद। लेकिन अभी आपको बताते हैं हमारी साथी रिपोर्टर शाजिया अरशद के बारे में, जो जगहों पर जाती हैं, रिसर्च करती हैं और बहुत अच्छी अच्छी हमारे लिए रिपोर्ट्स बना के लाती हैं। तो इस दफ़ा देखते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या रिपोर्ट तैयार किया है। आइए दिखाते हैं आपको कि वो कहाँ गई थी। जी, मैं इस वक्त एक घर में मौजूद हूँ। ये घर 1920 में बनाया गया था, 19वीं सदी में तमीर किया गया था और उस वक्त ये कि हिंदू खातून के ज़ेरे इस्तेमाल था, जिन्होंने 1948 में एक पाकिस्तानी खातून को सेल कर दिया था। उसके बाद ये उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा। यहाँ के दरो दीवार हम देख रहे हैं बिल्कुल पुराने, उसी ज़माने का फ्लोर है यहाँ पर, और जितना भी इसको जो दोबारा से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है तो पुराने तर्ज का यहाँ पे फर्नीचर का इस्तेमाल है। हमारे साथ सोशल मीडिया आर्टिस्ट जुनैद अकरम मौजूद है, उनसे हम जानते हैं उन्होंने यहाँ पर लाइब्रेरी का इनोवेटिव किया है यहाँ पर आज के लिए। उनसे हम जानते हैं कि उनको कैसा लगा है इस घर में काम करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि ये घर जो है इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, ये इतना पुराना है? और देखिए, मिस सबरीना जो हैं जिन्होंने इस घर को रिवाइटलाइज किया है, इनोवेट किया है, तो मेरा चूँकि लाइब्रेरी का एक इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहा था, तो मैंने उनको अगर आप एक कमरा मुझे दें तो मैं लाइब्रेरी खोल सकता। तो लाइब्रेरी ना सिर्फ आम लाइब्रेरी है बल्कि यहाँ पे ये कि कोई मेंबरशिप नहीं है, इसमें हर किस्म की बुक्स हैं, नॉन फिक्शन है, बायोग्राफीज़ हैं, ठीक है, फिक्शनल स्टोरीज़ हैं, बच्चों की एक बहुत बड़ी रेंज है, उर्दू की एक हमारे पास बहुत अच्छी रेंज है। तो हर किस्म की बुक्स यहाँ जो है कि आम लाइब्रेरी में एक होनी चाहिए, उसी तरह बिल्कुल यहाँ पे भी हर किस्म। मैं इस वक्त जिस गैलरी में मौजूद हूँ यहाँ पर कायद आज़म की वाइफ रतीबाई, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और उनकी बेटी दीना वादिया की ज़िंदगी से मुतालिक हिस्टोरिकल तस्वीरें यहाँ पर मुझे नज़र आई हैं, जिसमें कि उनकी ज़िंदगी के मुतालिक भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। कायद आज़म के साथ बहुत सी तस्वीर हैं, उनका एजुकेशनल रिकॉर्ड है। इसके अलावा जब उनकी शादी हुई, जिससे शादी हुई दीना शौहर के साथ, उनकी एक तस्वीर यहाँ पर आवेज़ा है। इसके अलावा मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हिस्ट्री से मुतालिक भी बहुत सा रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है, जिस ज़िंदगी के बारे में कुछ ख़ास लम्हात कैप्चर किए गए हैं और कुछ आर्टिकल्स लिखे गए हैं। यहाँ पर एक पुरानी तर्ज का झूला आवेज़ा किया गया है। जिस तरह के पुराने वक्तों में घरों में फर्नीचर के साथ झूले भी हुआ करते थे, लोग उस पर बैठा करते थे, उसी तरह का यहाँ पर एक झूला रखा गया है ताकि आने वालों को यहाँ पर देखकर एहसास हो सके उन्हें पुराने ज़माने में फ़र्नीचर घरों में किस तरह के हुआ करते थे। इसके अलावा यहाँ पर हमने बहुत सी गैलरीज देखी हैं जिसमें कि पुराने कराची के हवाले से बहुत सारी तस्वीर आवेज़ा की गई हैं कि पुराने ज़माने में कराची, ओल्ड सिटी, ओल्ड कराची किस तरह का हुआ करता था, लोग कैसे हुआ करते थे, पहले की रिवायात क्या हुआ करती थी, कराची के रहने वाले किस तरह की ज़िंदगी बसर किया करते थे, यहाँ पर नज़र आया है। जैसे कि इस तारीखी घर की सैर में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिसे देख करके हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी तारीख कितनी खूबसूरत थी। इस घर में घूमते हुए हमें ऐसा लगा कि हम भी पुराने ज़माने में पहुंच गए हैं। यहाँ का फर्नीचर, यहाँ के दरो दीवार, यहाँ का फर्श, यहाँ के जो टाइल लगे वो भी उसी ज़माने के 1920 के लगे हुए हैं जो कि उस ज़माने में तामीर करते हुए लगाया गया था। इस वक्त हम छत पे मौजूद हैं। छत पे मेरे पीछे कायद आज़म का मज़ार नज़र आ रहा है। इसको इस तरह से तामीर किया गया है कि यहाँ पर आने वालों को एक ऐसा माहौल फराहम किया जाए जो कि उनको हिस्ट्री की याद दिलाए। उसी तरह का यहाँ पे फर्नीचर है, उसी तरह की चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि आने वाले अपनी तारीख को याद कर सकें और इसको एंजॉय कर सकें।
तो जनाब आपने शाजिया अरशद के ये ज़बरदस्त सा पैकेज देखा और डेफिनेटली इतनी ज़बरदस्त वहाँ पे हिस्टोरिक प्लेसेस के हवाले से इतनी चीज़ें थी वहाँ पर, और आप भी जा सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को और रिवाइव कर सकते हैं अपना विरसा, तमाम चीज़ें। अच्छा जनाब, पैकेज तो हो गया और बड़ा पैकेज था ये, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में भी चले गए, थोड़ा सा हम अपने विरसे में भी चले गए। अब कुछ आ जाते हैं करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जो है सूरत हाल उसकी बिगड़ती हुई नजर आ रही है पाकिस्तान के हवाले से, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया पीटीआई के रहनुमा आरिफ अलवी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज आरिफ अलवी साहब ये बताइएगा, जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से आप सियासी एक्टिविटी देख रहे हैं, फारूक सत्तार कभी मानते हैं फिर नाराज़ हो जाते हैं, फिर उनको मनाने के लिए आया जाता है, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह तस्वीर नहीं सामने आ रही है। अब आज जो आ रहा है, क्या लगता है आपको, मान जाएंगे फारूक सत्तार? आरिफ अलवी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा कॉल मिलाते हैं, फिर उनसे कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, एमक्यूएम जो पाकिस्तान है ना, उसका स्टांस कल मैं देख रही थी, उनके कारकुनान की बातें देख रही थी, लोगों का शोर शराबा देख रही थी। पता है कुछ लोग क्या कह रहे थे कि जी हमें बाहर से लड़वाने की साजिश हुई। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है बाहर से लड़वाने की साजिश अगर था वो भरा हुआ क्यों नहीं था? चंद हजार उसमें कुर्सियां लगाई गई थी, उसके बावजूद वो भर नहीं सका और 8 घंटे बाद उस इजलास को मुलतवी करना पड़ा। आरिफ अलवी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आरिफ साहब, ये जो 2 दिन से आप देख रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान में मनाने और रूठने का सिलसिला जारी है, एमपी हमें देखने को मिला था शुरू के 10 दिन में, अब आज क्या लग रहा है आपको, आज एमक्यूएम पाकिस्तान एक होने जा रही है या 2 धड़ों में बंटने जा रही है? मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम का जो केओस है वो इस बात की एविडेंस है कि कोई लीडरशिप नहीं है, कंफ्यूज है। जिस अंदाज से वो सारी जिंदगी 30-35 साल उन्हें गुजारे हैं, तो वो तो कंट्रोल था, डिसिप्लिन वाला, वो कोलैप्स हो गया है जब से बंदूकें इनसे ले ली गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम की अपनी क़यादत भी और एमक्यूएम का चार्म जो कराची के लिए है वो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। अच्छा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम की वर्ड जो है वो कहीं खत्म होती जा रही है, क्योंकि पहले एक धड़ा बना, अब उस एक धड़े की भी 2 धड़े हैं, और वो 2 धड़े कभी कहते हैं कि हम 2 धड़े हैं और कभी कहते हैं हम एक है। लड़ाई झगड़ा पार्टी में होता रहता है कि सेनेट के इतने करीब एमक्यूएम के साथ इस तरह के वाकयात पेश आना के 2 धड़े उनके बन गए। इससे आप उनकी जो पॉलिटिकल करियर है, जो उनकी वर्थ है कराची में, उसको कैसे देख रहे हैं? उनका वोटर कितना परेशान होगा? उनका वोटर, मगर ये कि मैं समझता हूँ कि वो परेशानी फिर भी है। तीसरी बात ये कि जिस तरह से ये सेनेट की सीटों पर लड़ाई हुई, तो क़यादत पर भी खूब लड़ाई हुई और पैसे पर भी खूब लड़ाई होती थी पहले, जिसकी बुनियाद पर इनमें आपस में बड़ा फ्रिक्शन हुआ। बाबर गौरी और ये सब लोग, मुस्तफा कमाल साहब के ऊपर भी एलिगेशन लगी। तो ये मामला जो है ना, ये बेनिफिट्स का ताकत में आएंगे तो भी आपस में लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये पर्सनल बेनिफिट्स वाली जमात बन गई है। तो आरिफ अलवी साहब, ये जो कामरान टिसोरी साहब जब गुज़िश्ता साल एमक्यूएम पाकिस्तान में आए हैं, उसके बाद से एक इख्तिलाफात की वाज़ेह लहर एमक्यूएम पाकिस्तान में देखी गई है। कारकुनान ये कहते हैं कि हमें बाहर से लड़वाने की साजिश हो रही है। क्या लगता है आपको, कामरान टिसोरी खुद इस पार्टी में आए हैं या उनको कहीं किसी ने भेजा है एमक्यूएम में दरार डलवाने के लिए? देखिए, एमक्यूएम के अंदर मेरे ख्याल से 30-35 साल से एमक्यूएम ये कहती कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। लोग मरवा देते थे, फिर कहते थे जी साजिश हो रही है, हमने नहीं मरवाए। सारे बात के अंदर जितनी GITs बनी, जितने लोग गिरफ्तार हुए, तो ये साजिश का बहाना तो बहाना ही है। कोई साजिश ये अपने खिलाफ एमक्यूएम ने सबसे बड़ी खिलाफ की और महाजिरों के खिलाफ की, तो कोई ठीक है। पीटीआई के रहनुमा आरिफ अलवी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और अरबाब, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना दीगर अपोजिशन रहनुमाओं की, तो वो लोग यही कहते हैं कि ये लोग कहते हैं साजिश हुई, लेकिन साजिश हुई नहीं। बिल्कुल। इस ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर बात करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब, इस वक्त हम आपको बताएं कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त बहुत ही मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पहले उनका थोड़ा सा इंट्रो आपको करा दें। आगा मोहम्मद साले साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आगा साहब के बारे में हम आपको बताएं कि उन्होंने साबका वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के ह्यूमन राइट्स सेल में भी खिदमत अंजाम दी हैं और 1987 में पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद 1989 में अपने इस प्रोफेशन को खैरबाद कर दिया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि पाकिस्तान में सनती फुजले को ठिकाने लगाने के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं है, जबकि ज़राअत को इससे शदीद नुकसान हो रहा है। आगा साले साहब ने 1988 में पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट में शमूलियत इख्तियार की और मुख्तलिफ अवामी फोरम्स पर अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। साथ ही साथ आप तहकीकाती सहाफ़त, जिसमें कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खूब सराहा गया है। अक्टूबर 2012 में मलाला यूसुफजई पर होने वाले हमले के खिलाफ अपनी बेटी फातिमा के साथ मिलकर पब्लिक स्क्रीनिंग इवेंट का एहतमाम किया, जो दुनिया भर में मलाला की हौसला
बना है और यही ज़बरदस्ती पर्सनालिटी, यही ज़बरदस्ती शख्सियत जो है इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, कैसे हैं आप? वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज सर। बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए। ओवरऑल सर डेफिनेटली आप हैं और मेंबर भी हैं न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक सिटी के अंदर, तो डेफिनेटली आपका एक ब्रॉड विजन है, आप तमाम चीज़ों को बहुत बेहतर तौर पर जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल अफेयर के बारे में बात कर लें, अमेरिका की पॉलिसी के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात कर लें टुवर्ड्स पाकिस्तान आफ्टर ट्रंप, हम देख रहे हैं कि काफ़ी सख्ती आई है उनकी पॉलिसीज़ के अंदर और हमारी जो फंडिंग है, हमारी जो इमदाद है, वो भी बड़ी कम कर दी गई। ऐसा है कि इसको ट्रंप से रिलेट करना नामुनासिब है और 70 साल की दोस्ती डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, लेकिन हम इत्तेहादी रहे अल्लाई अमेरिका और हमारी कोई कंडीशंस नहीं थी अमेरिका के साथ ठीक। और ख़ास तौर पे जो अमेरिका के लिए मुश्किल वक्त जब 79 में रशिया ने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान में, तो उस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी ठीक। और पाकिस्तान ने उस रशियन इन्वेजन के अगेंस्ट अमेरिकन मदद से जो अफ़गानिस्तान की मदद की और रशिया टुकड़े टुकड़े हुआ और वो कोल्ड वॉर जो थी अमेरिका ने जीत ली जी। उस जीतने के बाद जो हमने बहैसियत कौम अपनी सवरेनिटी और बहुत सारी चीज़ें जिसको हमें सोचना चाहिए था जी, बिल्कुल सोचना चाहिए सर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, सर बड़ी हमने वो नहीं किया के साथ, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, पाक अमेरिका ताल्लुकात पे हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक न्यूज़ ब्रेक का। सो स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। हमारे साथ बैठे हुए हैं मेंबर कम्युनिटी बोर्ड न्यूयॉर्क सिटी और फाउंडर सुखी न्यूयॉर्क आगा मोहम्मद साले साहब, और इनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी डेफिनेटली पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से। तो सर आप बता रहे थे कि हमारे जो ताल्लुकात हैं उनसे पुराने हैं और हम इत्तेहादी हैं, लेकिन जो अब प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आएगी? वो देखिए, आपका एक कौमी रवैया होता है, तशख़्ख़ुस होता है, और हमारी जो दोस्ती है दोस्ती अवाम के बीच में होती है। जैसे पाक चीन दोस्ती अवामी दोस्ती है, अवाम के अंदर एक जज्बा है कि चीन हमारा दोस्त है। और ये जब से पाकिस्तान का क़याम हुआ और चीन हमारे से 1 साल बाद आज़ाद हुआ और आज वो दुनिया की इकनॉमिक पावर है, सुपर पावर है, और वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, दोस्त मुल्क है। हमने उनसे क्या सीखा? लेकिन हम अमेरिका के इत्तेहादी रहे। एक वक्त था कि अमेरिका और पाक चीन ताल्लुकात में पाकिस्तान ने अमेरिका की दोस्ती करवाई थी, चाइना से इंट्रोड्यूस किया था, वो एक्सेस दी थी, लेकिन चाइना ने अमेरिका से क्या लिया और अमेरिका को क्या दिया, ये एक प्रिसाइज थी, एक डिफरेंट चैप्टर है, क्योंकि टर्म्स चेंज थी पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती की और चाइना और अमेरिका की दोस्ती। हम जहाँ खड़े हैं ये जोग्राफियाई एतबार से, और फिर जो हिंदुस्तान जिसे कहते हैं सब कॉन्टिनेंट, और फिर वो इंडिया में तकसीम हुआ और फिर वो पाकिस्तान बना, और फिर चंद सालों में वो एक पाकिस्तान का एक हिस्सा जुदा हुआ और मशरकी पाकिस्तान बना। ये एक हिंदुस्तान का जो हिंदू था, जो नस्ल प्रस्त है, नस्ल प्रस्त, क्योंकि हिंदुओं में जो कास्ट सिस्टम है, और जहाँ कास्ट सिस्टम है वहाँ तो आप शूदर जो है वो उनकी वो नहीं जा सकते, वो पेंट करते हैं कि हम बहुत सेकुलर हैं, लिबरल हैं, लेकिन जुनूनियत, इंतहा पसंदी हुई है। क्योंकि मुसलमानों ने इस खित्ते पे हुकूमत की थी 1000 साल, वो उसका रिवेंज है। फिर मुसलमानों की कुताहियों से अंग्रेज़ों ने 300 साल हमें हुकूमत किया, और क्या वो जो मीर जाफर और मीर सादिक का जो करैक्टर था वो हमारे अंदर डोमिनेट। ठीक है, लेकिन जो करंट सिचुएशन है पाक अमेरिका रिलेशनशिप की, वो ये है कि डेफिनेटली, या तो आप भी जानते हैं कि टेररिज्म के अगेंस्ट पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए हमारी सिविल और अस्करी क़यादत एक साथ है, और जिस तरीके से हम टेररिज्म को ख़त्म कर रहे हैं, और डेफिनेटली हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है वॉर्स हो रही है, डेफिनेटली हमने अमेरिका का साथ दिया है, और उसके बावजूद वहाँ से एक बयान आ जाता है जी ठीक है हम मुतमईन नहीं है, डू मोर। तो सर डू मोर के बाद अब पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि नहीं, अब आपको डू मोर करने की जरूरत है, हमने बहुत कुछ कर लिया। हाँ, नो मोर डू मोर। एग्जैक्टली। बात यह है कि ये दहशतगर्दी जो है, मुझे ये समझ में नहीं आती कि जब ये सवाल आते हैं वेयर इज आवर फॉरेन ऑफिस। अब तो मतलब 70 साल में तो आपको फॉरेन पॉलिसी नहीं है आपकी कोई, कि जी एक गो में चल रहे हैं और हेड ऑफ द स्टेट हो। अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वो आई, अगर उन्होंने कुछ किया तो वो एक थोड़ा सा फेज आता है, वो ब्रेक होते हैं, ब्रेक लगते हैं, जब मुलाकात आते हैं तो 11
one man is directing the foreign policy, one man is heading towards everything. और वो जो कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया, और वो जो अफगानिस्तान की जो जंग लड़ी, टाइटल मेडल लगा लिए, फातेह, हमने रूस तोड़ दिया, कम्युनिज्म का रास्ता रोक दिया, हमने ये कर दिया। लेकिन उस रिजल्ट में क्या मिला? पाकिस्तान को दहशतगर्दी मिली, पाकिस्तान को ड्रग कल्चर मिला, पाकिस्तान को क्लाशनकोफ कल्चर मिला, पाकिस्तान की इकोनॉमी लॉस की, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी लॉस की। ये थे उस जहाद अफगानिस्तान के नताइज। और मिलियंस ऑफ अफगान्स आपके शहरों में आके बस गए और उसके नताइज आज तक हम भुगत रहे। आज तक 21 साल से आप अमेरिका में मौजूद हैं। 9/11 से पहले पाकिस्तान और अमेरिका बहुत कोशिश की बिल क्लिंटन ने कि वो ये ना करें, और इन्होंने कर दिया। वो इसका सही वक्त था जब रशिया ने हमला किया था अफगानिस्तान पे। उस वक्त आप एक्सप्लोर करते, अमेरिका को बाहर रखते और उस जंग को बैलेंस करते, और वो लड़ाई उनको लड़ने देते। अफगान की लड़ाई थी, आप उनको लॉजिस्टिक्स देते, आप उनको असला देते कि वो लड़े। हमारे मुल्क से जहाद के लोग गए और इसको तो एक्सपोज खुद कर दिया, अमेरिका ने इसको तस्लीम किया। क्योंकि जहाद का जो कॉन्सेप्ट था, सेक्रेटरी क्लिंटन ने कांग्रेशनल हियरिंग में खुद कहा कि वी फंड दिस जिहाद, वी मेड अ मिस्टेक। ये जब सेक्रेटरी क्लिंटन उनके सेक्रेटरीज की जानिब से जो बयान आते हैं, पाकिस्तान जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन बनती है, जो भी इन लोगों के बायलैटरल जितने भी ताल्लुकात होते हैं, जब वो इस तरह से सफ़र करते हैं, यूजुअली अगर हम बात करें अमेरिका में रहने वाले उस पाकिस्तानी से जो पाकिस्तान से अमेरिका गया है, तो आपको उस वक्त वहाँ के पाकिस्तानियों से आपकी बात होती है, उनकी क्या सकती है? जब दोनों ममालिक के रिलेशनशिप जो होते हैं वो बड़े स्ट्रेसफुल होते हैं, तो एक पाकिस्तानी वहाँ पर उसका सर्वाइवल किस तरह मुमकिन होता है? वो किस तरीके से फिर फेस करता है उन तमाम मुश्किलात को? देखिए, वो जो डायलॉग बिटवीन द गवर्नमेंट्स डजंट अफेक्ट अ कॉमन मैन देयर। अच्छा, एक स्ट्रेस इटसेल्फ, ये हुकूमतों के रिलेशनशिप जो है अवाम पे असरअंदाज नहीं वहाँ पे हो रहे। जो चीज़ असरअंदाज हो रही है कि हमारी जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नेशन, वो जब अदा होती है तो चीज़ें ठीक होती हैं। जैसे मैंने आपसे अर्ज करूँ कि आज 70 वर्ष के बाद जो कायदे-ए-आज़म यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन कह गए थे, ये 3 लफ्ज़ नहीं है। ठीक, इट्स ए कंप्लीट सोशल साइंस। ठीक, ये एक नैरेटिव है, और ये नैरेटिव एक कौम का अगर हो और उस नैरेटिव 10 साल काम किया होता तो दुनिया के सुपर पावर आप होते। बिल्कुल ठीक। चलिए सर, पाक यूएस रिलेशन पे तो बात होती रहेगी। जो सुखी आपकी जो एक कम्युनिटी है, ये क्या काम कर रही है वहाँ पर? क्या पाकिस्तानियों की भी हेल्प की जाती है इसके जरिए एज पाकिस्तानी? इसकी क्या नहीं, इसका पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। या पाकिस्तानियों का इससे कुछ लेना देना नहीं है। कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं कि जब आप देखते हैं कि आप आइसोलेशन में हैं, जब आप सिंगल आउट हो रहे हैं पैसे के या पैसे, पाकिस्तान 9/11 का जो सबसे बड़ा फ्लैशबैक मिला वो पाकिस्तान को मिला, उसकी भी कीमत हमने चुकाई। अच्छा, क्या वो दहशतगर्द पाकिस्तान से गए थे? उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी था, वो एक जिहादी था। उस जिहादी को किसने एस्टैब्लिश किया? उस जमाने के अमेरिका ने। उस जमाने के अमेरिका के व्हाइट हाउस में जो जितने जिहादी थे उनको वेलकम किया जाता था। तो सर, यही तो पाकिस्तान का गर्दी के लिए हमारी कीमती जाने गई, हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही जंग लड़ रहे हैं, हम ही भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां से आवाज आती है कि जी डू मोर। देखिए, मैं फिर आपसे अर्ज करूं, सेक्रेटरी क्लिंटन की स्टेटमेंट की तरफ वापस जाइए। ठीक, कि जब वो कह रही थी कि वी मेड अ मिस्टेक, कि हमने सऊदी ब्रांड के जो इस्लाम था उसके साथ काम किया, ठीक, और उस काम के नतीजे में हमने जिहाद को प्रमोट किया, उसके नताज भुगत रहे। ये सेक्रेटरी क्लिंटन का, जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, मैं बात कर रहा हूँ 9/11 के बाद 2003 की। सबसे पहली स्पीच मैंने स्टेट असेंबली ऑफ न्यूयॉर्क में की थी 9 जून 2003 में, कि ये जो जंग थी आपको तो विक्ट्री मिली बट इन रिजल्ट ला। राइट। क्या उस वक्त का फॉरेन ऑफिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमें अमेरिका ने हमें क्या दिया? हमने जंग लड़ी है, हमारी जो सिविल कैजुअलिटीज हैं उस दौर की अलहदा से हैं। इस दौर की जो 9/11, 1 लाख से ज्यादा सिविलियंस लाइफ गई हैं, लाखों की तादाद में ये जो सुसाइड बॉम्बर्स आए हैं या धमाके हुए हैं उनमें लोग माजूर हुए हैं। बिल्कुल। और जो टेररिज्म ये जो हुआ है, 25,000 के लगभग आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी कुर्बानियां दी हैं। 100 से ज्यादा, 45 जर्नलिस्ट तो लाइफ लॉस किए थे। 2003 की वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान 45 से ज्यादा सहाफी जो हैं और
15,000 सिक्योरिटी फोर्सेस। अब 2017 के फिगर्स कहाँ पे हैं? सही। पाक यूएस रिलेशन जब भी खराब हुए हैं टेररिज्म की बुनियाद पर ही खराब हुए हैं, और टेररिज्म को करियर काउंसलिंग से कैसे खत्म किया जा सकता है, इस पर एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करेंगे। हुमा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगी करियर काउंसलिंग के हवाले से, और आपसे भी बात करेंगे कि आपका पाकिस्तान में भी एक पॉलिटिकल करियर रहा और फिर अमेरिका जाके आपने एक नया करियर स्टार्ट किया और वहाँ एक कामयाब जिंदगी नई शुरुआत की, और डेफिनेटली किस तरीके से फिर उसको ओवरकम किया और डाइवर्सिफाई कम्युनिटी के लिए कैसे काम किया, ये सब जानेंगे। लेकिन एक ब्रेक किया। कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग। आज साहब मौजूद हैं, आगा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साले साहब की एक वेल नोन पर्सनैलिटी भी है। हुमा बुखारी साहब, एक हमारे यहाँ पाकिस्तान, अभी आगा साहब से हमारी बात हुई थी ब्रेक में, तो अमेरिका में तो करियर काउंसलिंग होती ही नहीं है, पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत क्यों होती है? यहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि उन्हें कोई भी डिग्री लेने के बाद, प्रोफेशनल तालीम के बाद आना है, क्या करना है? मुझे नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में कहा सबने कि अमेरिका में नहीं होती। करियर काउंसलिंग तो एज सच एक रिसर्च है पूरी की पूरी, जिस तरह आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी बताया कि वहाँ जो एकेडमिशियंस होते हैं, जो एकेडमी इंडस्ट्री लिंकेजेस होते हैं, वो पहले ही कोई तय कर लेते हैं कि आगे आने वाली फील्ड्स कौन सी हैं, ग्रोइंग फील्ड्स कौन सी हैं, और उसमें हमें अपने यहाँ के बच्चों को किस तरह से पढ़ाई और उनकी डिग्रीज के लिए आगे लेके चलना है। तो उनका पूरा स्कूलिंग सिस्टम इस तरह कि एक तो वहाँ फोर्स करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मेरी ख्वाहिश पे आपने कुछ पढ़ना है या आपकी ख्वाहिश पे किसी और ने कुछ करना है। वो ये देखते हैं कि क्लास 8 स्टैंडर्ड तक क्या ट्रेंड बच्चे के अंदर आपको नजर आ रहा है, कौन सी सलाहियतें नजर आ रही हैं, वो किस चीज में आपको आगे जाके एक्सेल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी खूबियों को, जिसों को आपको एजुकेशन के जरिए चैनलाइज करना है, और फिर उसी हिसाब से उनके आगे के जो पाथ हैं वो किए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से इसमें फिर मैं ये कहूँगी कि क्योंकि एजुकेशन का म्यार अच्छा नहीं है अभी तक भी, तो हम उसमें जो करियर काउंसलिंग इम्पोर्टेंस को, उसकी अहमियत को, और ऐसे करियर काउंसलर्स को और उस एजुकेशन सिस्टम को नहीं देख रहे हैं कि जो बच्चों की सलाहियतों के हिसाब से उसको किसी एजुकेशन में आगे ले जाने के लिए एक बड़ा जरिया बनता है। बिल्कुल बड़ा जरिया बनता है। जैसे कि अभी हम वही बात कर रहे थे ना कि भाई मेरे फादर ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, और किसी और के फादर ने कहा तुम्हें इंजीनियर ही बनना है। ठीक है, जो कुछ तुम्हारा शौक है वो पूरा कर लेना, लेकिन तुमने करना यही काम है। ये वाला जब प्रेशर पड़ता है ना हुमा बुखारी, तो आपको क्या लगता है कि इस प्रेशर से कितनी डैमेज होती है? बहुत ज्यादा शेक कर जाते हैं। आप ये देखें कि आपको बहुत सारे डॉक्टर्स बैंकिंग सेक्टर्स में नजर आएंगे, आपको बहुत सारे इंजीनियर्स बिजनेस करते हुए नजर आएंगे। आप देखें तो ये कोटा है जो मुख्तस है स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे वो सीट एक जाया होती है। इसी तरह बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको ये कहा जाता है कि जी वो डॉक्टर्स तो बन जाएं, लेकिन शादी के बाद वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। उसकी वजह से आप वो मेडिकल की एक सीट जाया करते हैं, और स्पेशली उस लड़की पढ़ाई की भी होती है, अपने इतने साल दिए होते हैं, उसे वो प्रैक्टिस में नहीं ला सकती। जबकि एज अ डॉक्टर आप एक ओथ लेते हैं कि आप सारी जिंदगी खिदमत करेंगे, और ये आपके ऊपर फर्ज है कि आप अपनी पढ़ाई से लोगों को फायदा पहुंचाएं। अब देखिए यहाँ पे काउंसलिंग की फिर जरूरत यह है कि मेडिकल में बहुत सारे शोबे हैं। उमूमन लड़कियों को इसलिए नहीं प्रैक्टिस करने दी जाती कि जो उनकी नाइट ड्यूटीज होंगी, उन्हें जाना पड़ेगा, और वो शादी के बाद वो फैमिलीज अलाउ नहीं करती। अब लंबे वार्ड्स चल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो वो ऐसे शोबों का इंतखाब करें कि जहां डे टाइम में वो अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करें, इस शोबे से भी मुंसलिक रहें, और वो जो हुकूमत का, पेरेंट्स का खर्चा हुआ है और जो टाइम की सूरत में भी उसने खर्च किया, उसको बेहतर तौर पे यूटिलाइज किया जाए। साहब यही शायद कल्चर का डिफरेंस है। इसलिए आप कह रहे थे कि करियर काउंसलिंग की वहाँ पर ऐसा जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वहाँ पर उस तरीके से चीजें इम्पोज नहीं करते अपने बच्चों पर। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं अंदाजा कि आपका अमेरिकन कैरियर काउंसलिंग से अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, और कनाडा एक अलग मुल्क है। अमेरिका की 52 रियासतें अलग मुल्क हैं, और उनके यहाँ जो निज़ाम तालीम है वो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसमें। स्टेट में प्राइवेट सेक्टर भी है, स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सिटी ओन्ड इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और उसको जनरलाइज कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतनी बड़ी रियासत में जो 50-52 रियासतों पे मुश्तमिल है, उसमें मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ डिसिप्लिन हैं। मैं न्यूयॉर्क की जो एग्जांपल है, मैं दावा नहीं करता कि मैं पूरे अमेरिका के निज़ाम को मैं समझता हूँ, और ये बहुत अजीब सी बात होगी। न्यूयॉर्क में 2 तरह के हैं, एक चार्टर्ड स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, और एक सिटी स्कूल्स। ठीक, सिटी स्कूल्स का एक एजुकेशनल डिसिप्लिन है, और वो चांसलर है, और वो उसको ओवरसी करता है, एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी में वहाँ का स्कूल 12 साल का है। और कैरियर काउंसलिंग प्रोफेशन की अडॉप्शन नहीं होती है, ये होता है कि किस एप्टीट्यूड्स के हैं।
आपके गाइडेंस काउंसलर्स होते हैं। ये बहुत जबरदस्त आपने बात की, एप्टीट्यूड्स क्या हैं, एप्टीट्यूड सेट करते हैं वो कि आपके एप्टीट्यूड्स जी एप्टीट्यूड्स क्या हैं, उस एप्टीट्यूड्स पे जो आपकी परफॉर्मेंस है सिटी के स्कूलों में, क्योंकि मैं जो सिटी स्कूल्स हैं उस एजुकेशन को प्रेफर करता हूँ, सही इसके तौर पे नहीं मैं ट्रीट करता। सही। ये आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो आपकी ग्रूमिंग अच्छी होगी, और आईवी लीग में जाएंगे तो ये होगी। ठीक है, आई हैव सीन पीपल जो इस मुल्क में जिन्होंने टाट वाले स्कूल में पढ़ा और जिन्होंने एचईएसएम से पढ़ा था, तो क्या फर्क है, वो लोग कहाँ अकम्प्लिश करके गए, आज वो लोग नासा में सर्विस कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करूंगी, स्कूल से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क आपके नॉलेज से पड़ता है। किसी भी स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं और अच्छी नॉलेज के साथ पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप ग्रूम हो जाते हैं। उमा, हमारे यहाँ यूजुअली ये होता है कि एक करियर कौन तो बहुत बाद में आती है, हमारे घर में डिसाइड कर लिया जाता है कि आपने ये करना है। इसके बाद जो है ना आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती है कि आप स्कूल जाके अगर अपनी किसी करियर काउंसलिंग के किसी इदारे में बैठे हुए भी हैं या कोई आपकी काउंसलिंग करता भी है तो आपके बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में ये चल रहा होता है कि मेरी अम्मी ने तो ये कहा था, मेरे अब्बू ने तो ये कहा था। वो चीज ब्रेन बिल्डिंग होती है ना, वो बचपन से ही कर दी जाती है कि आपने तो यही करना है। काउंसलिंग को इस तरह लिया जाता है कि जैसे कोई मेडिकल कंसल्टेंट होता है तो आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, और जब तक आप उसके पास जाते हैं उस वक्त तक वो दौर गुजर जाता है। क्योंकि ये तो तय हो जाता है जब हम हाई स्टैंडर्ड्स में आते हैं कि हमें अपनी स्पेशलाइजेशन क्या लेनी है, हो मैट्रिक हो, आपका ए लेवल्स हो या इंटरमीडिएट हो, उस वक्त तक आप उस ट्रेंड में चले जाते हैं। कैरियर काउंसलिंग बेसिकली शुरू होती है आपके स्कूल के प्रिंसिपल से, आपके टीचर्स से, जो ये ड्यूरिंग क्लासेस ये देखते हैं कि एक बच्चे में क्या क्या खूबी है, उसको कैसे वो गाइड किया जाए, कि उसे बताएं कि देखो तुम पेंटिंग बहुत अच्छी कर रहे हो, तुम आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो, तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, तुम किसी और तुम साइकियाट्रिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हो। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ किसी को ये पता ही नहीं है कि ग्लोबली लोकली कौन सी फील्ड आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, किस में ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। आप देखिए पाकिस्तान में अभी टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जरूरत है, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाइना के साथ हों और प्रोजेक्ट्स आप देखें तो आपको टेक्नीशियन लेकिन आप देखिए कि लोगों को शायद इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है कि वहाँ जहाँ सैचुरेशन है वहाँ के डिग्री प्रोग्राम्स में लोग जाते जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी फील्ड्स खाली है बिल्कुल वहाँ पे आपको अच्छा उसमें ये चीज होती है कि उसमें हम लोगों को बाद में पता चलता है कि हम लोग इस चीज में स्पेशलिस्ट हैं। क्योंकि अगर एक डॉक्टर है, इंजीनियर है या किसी और प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाला शख्स है ना, वो अचानक से बैठ के कोई पेंटिंग कर रहा है तो उसको उसका फ्रेंड कहते हैं ओह आप तो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। एट द टाइम ही रियलाइज और शी रियलाइज कि नहीं मैं तो एक्चुअली पेंटर हूँ या मैं लेकिन वो उसे एक शोबे के तौर पर नहीं चाहते हुए कि अगर आप फारिग हैं तो कोई चीज कर ली। एक वक्त था जहां अरब कंट्रीज को बनाने के लिए, गल्फ को बनाने के लिए पाकिस्तान से बहुत लेबर गई और वो अपनी स्किल्स के साथ गए वहां पे, लेकिन अब ये बाकायदा एक एजुकेशन है। लेकिन हम में से कितने लोग जानते हैं कि अगर इस एजुकेशन की तरफ अपने बच्चे को वो डालेंगे तो उसको न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सारी दुनिया में जहां हमें नजर आता है एम्प्लॉयमेंट रेशो वो है जहां पे एकेडमी इंडस्ट्री लिंकेजेस होते हैं। इंडस्ट्रीज ये बताती हैं कि अब उनको एकेडमिया में कहाँ ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है और फिर उस हिसाब से आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम में काउंसलिंग का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें सीनियर वहीं एक टीचर होता है जिसके साथ बच्चे के इंटरव्यूज होते हैं और बच्चे को गाइडेंस में आसानी होती है, उसको मिलती है सारी मालूमात कि वो क्या समझ रहा है कि उसे क्या करना है और किस चीज में उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। बहुत यूथ को जानती हूँ जिन्होंने 1-2 साल मेडिकल किए और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम ऑपरेशंस नहीं कर सकते, हम इन चीज़ों को नहीं देख सकते। तो पता चला कि बेसिकली वो फाइन आर्ट्स की तरफ उसका जहन जो है वो टिल था, लेकिन उसने बाय फोर्स तो उन्होंने वो 2 साल के बाद छोड़ा और फिर किसी ना किसी और लिबरल आर्ट्स में की तरफ हो। अच्छा, किस एज से इसकी जरूरत होती है करियर काउंसलिंग की? ये सवाल मैं आपसे करता हूँ तो आगा साहब से पहले मैं पूछ लें कि एक करियर इनका पाकिस्तान में गुजरा, आगा साहब एक करियर आपका अमेरिका में गुजरा, दोनों में से अपने किस करियर को आप कामयाब तस्वुर करते हैं? देखिए रिलेटिवली मैं थोड़ा सा एक और उस जो जिस तरह से और जब उस तरह से नहीं देखते तो आप बहुत सारी चीज़ों को बिलीव नहीं करते। व्हाट आई डोंट बिलीव इज द एजुकेशन सिस्टम, उस पर मैं बिलीव ये आप लोगों के अंदर खौफ पैदा करते हैं, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। ये एक मुआशरा है जिसको आपने तश्कील दिया है खौफ की बुनियाद पे। वो डॉक्टर नहीं बने तो तबाह हो जाओगे, इंजीनियर नहीं बने तो वकील नहीं बने, बाप विरसे में दे रहे हैं माँ बाप,
ये एक रेस है, एक फैमिली, पॉलिटिशियंस, और ये हमने जो लेगेसी बनाई है उसको कौन देखेगा। सोच रखी है कि फाइनेंशियली वेल ऑफ होंगे तो आपकी जिंदगी कामयाब होगी। अब ये है कि जो इंसान की, पहले तो आप अच्छा इंसान बनाइए। जापान की मिसाल देता हूँ आपको मैं, कि वहाँ 7 साल तक तो बच्चे को आदाब सिखाए जाते हैं, फिर स्कूल में भेजा जाता है। तो दुनिया की एक बेहतरीन कौम है वो, अपने इंसानी रवैये के एतबार से। अनफॉर्चुनेटली कैरियर काउंसलिंग अमेरिका में, पाकिस्तान में, ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। जब आप अपनी तहजीब से, अपनी सकाफत से जुड़ी हुई चीज़ों को चेंज कर देंगे और बाहर से ला के करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो निज़ाम हो, निज़ाम तालीम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, वो सब चीज़ें फ्लॉप हो जाएंगी। आपका एक कल्चर है, ये खित्ता जो है 5000 साल पुरानी तहजीब भी यहाँ पे है, इसका एक अपना विरसा है, और उस विरसे की अकॉर्डिंगली आप जब काम करेंगे तो आप अपना रवैया तय कर पाएंगे। बिल्कुल, आप अपना रवैया तय कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग के हवाले से बात हो रही है, अमेरिका में ये किस तरह होती है और क्या है, और पाकिस्तान में ये किस तरह होती है और क्या ब्रेन बिल्डिंग होती है, इसके लिए हुमा बुखारी और आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो कही जाएगा, हमारे डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज तो जनाब हमारे साथ इस वक्त बड़े मौजूद मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में बैठे हुए हुमा बुखारी हैं, और आगा साहब के पास जो है एक बड़ी लेजिस्लेटिव रेजोल्यूशन शील्ड है, जिसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। सर, ये किस सिलसिले में है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे बताइए। देखिए, अमेरिका में जब आप रहते हैं तो आप अपनी मजहबी आज़ादी के साथ रहते हैं। पूरी दुनिया में इंतहा पसंदी का एक शोर है, और उसको फ्रेम किया जाता है कि ये मुसलमान, कहीं कोई ऐसी उल्टी सीधी बात हो जाए, कार का एक्सीडेंट हो जाए या कार फट जाए या उसमें हादसाती तौर पे आग लगे, तो ये ब्लास्ट था, और उसको पेंट किया। ये मीडिया का एक प्रोपेगेशन है, और जो कुव्वतें जो इस्लाम के इसको डिफेम करना चाहती हैं, अमेरिका में ये चीज़ें नहीं है। इसलिए कि वहाँ का मीडिया करता है, मेन स्ट्रीम मीडिया, लेकिन उसके अंदर एक अमूमी रवैया है जो वहाँ के लोगों का है, वो उसको खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, वो एक पीसफुल इमोशन होता है। वहाँ तो कोई सड़क पे आके किसी गाड़ी वाड़ी को नहीं तोड़ता, या डंडे नहीं लगाता, या आग नहीं लगाता, गिराओ जलाओ की कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। वहाँ फिल्में भी बनती हैं, लोग फुलाज करते हैं, फिर माफ़ी भी मांगी जाती है, और तौहीन रसालत के केस वहाँ होते हैं, इस सेंस में कि हज़रत पे भी एक फिल्म बनाई उन्होंने डर्टी लॉन्ड्री के नाम से, उसको भी वहाँ के जो ईसाई हैं उन्होंने एहतजाज किया, उस पर डिमॉन्स्ट्रेशन किए। एक फ्रीडम है, उस फ्रीडम में देखिए, आप अपने अंबिया की, जिनके आप फॉलो करते हैं, उनकी ज़ात का अहाता करने की आपकी तो हैसियत ही नहीं। बिल्कुल सर, रहमतुल लिल आलमीन। जब आप कह रहे हैं कि रहमतुल लिल आलमीन, उसको तस्लीम नहीं कर रहे आप उस बात को प्रैक्टिस नहीं कर रहे। रहमतुल लिल आलमीन का मतलब क्या वो सिर्फ आप उसके कस्टोडियन हैं? तो जब आप मुसलमान हैं तो आप पहले तो अच्छे इंसान बने, तो फिर आप मुसलमान भी हैं। अच्छा ईसाई अच्छा इंसान भी है, अच्छा यहूदी जो है अगर वो प्रैक्टिस करे तो वो अच्छा इंसान भी है। अब कोई दुनिया का मजहब आपको इंतहा पसंदी नहीं सिखा रहा, कोई दुनिया का मजहब आपको झूठ बोलना नहीं सिखा रहा, मॉरल वैल्यूज पे बिल्ड किया है। और फिर जब दीन इब्राहिमी के लोग, यानी इब्राहिम की नस्ल, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो लोग आए और जिन जो अहले किताब हैं, वो सब अच्छाई की बात कर रहे हैं, और वो जो उनसे आज से आने वाली पहली जो किताबें हैं उनमें लोगों ने तहरीफ की, और फिर कुरान पाक। और एक बड़ी अच्छी बात अब यह है कि आपने अमेरिका में भी जो इस्लामिक डे ऑफ्स होते हैं, उनको वहां पर इम्प्लीमेंट करवाया है। ये बड़ा हमने नहीं करवाया, बेसिकली एक फेज आता है, उस फेज में लोग एजुकेट करते हैं, उन्हें कहते हैं इनलाइटमेंट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ योर फेथ। अब मेरी बेटी 8 साल की थी, 8th ग्रेड में थी, वो कैंपेन चल रही थी, हमें वहाँ ईद के दिन तो भाई स्कूल है, छुट्टी नहीं होगी, और ईद की नमाज समटाइम्स अगर एग्जाम है तो वो एग्जाम फॉरगिव नहीं कर सकते, आप ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपको बच्चे को स्कूल भेजना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। तो जो हमने वक्त गुजारा बच्चों के साथ, जब स्कूल में जाते थे डिस्कशन होती थी, तो अब पता चला कि हम इस शहर की, इस स्टेट की, सिटी की आबादी का परसेंटेज क्या है, जब पता चला कि हमारे सेंसस में ये स्टैटिस्टिक्स हैं, देन वी स्टार्ट मूवमेंट। ठीक है, अब उसको लॉबी करना पड़ता है। सर, ये जो रेजोल्यूशन के हवाले से जो शील्ड है आपकी, इसमें मुख्तलिफ जो डाइवर्सिफाई है वो इसके अंदर नोटिफाई करवाई गई हैं कि ये देखिए, मैं बताता हूँ, मुसलमान बनाते हैं ईद मिलादुन नबी जी। ईद मिलादुन नबी का मतलब यह है कि नात पढ़ो, झूम जाओ, मजा सराई करो, और बस फिर उस दिन खाना अच्छा सा खाओ, एक सेलिब्रेशन है। लेकिन उस जात से मैसेज क्या लिया आपने, उनकी जो लाइफ थी वो गुजरी कैसे जी, उन्होंने लोगों को दिया क्या, इंसानियत को क्या दिया।
दिया था वो हमने उसको डिस्कस करना था कि आप नबी की हम जब करते हैं तो उसे कहते हैं रहमतुल्लिल आलमीन। किसके लिए लाए? ये आपके इदारे को देने के लिए लाए, शील नहीं है। ये स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क का लेजिस्लेटिव रेजोल्यूशन है कि जब हम वहाँ पे रहमतुल्लिल आलमीन डे सेलिब्रेट करते हैं और उस सेलिब्रेशन में हम मज़हब के लोगों को इन्वाइट करते हैं कि भाई नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो है वो आपके लिए क्या मीनिंग है। तो बाइस रहमत तो एक आते हैं साहब, वो बोलते हैं कि जी मैं ईसाई हूँ और मैं ये फेथ है, लेकिन ही वाज द ग्रेटेस्ट लॉ मेकर इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलें सर, प्रोग्राम के आखिर में हम ये शील्ड भी आपसे लेंगे। करियर काउंसलिंग की तरफ से वापस आते हैं। किस एज में बच्चे को जरूरत पड़ती है करियर काउंसलिंग की? किस एज में उसका आगाज किया जाना चाहिए कि वो सही अपना करियर पिक कर सके? हमारे यहाँ सिचुएशन है ना, इसमें वालिदैन को भी उतनी ही काउंसलिंग की ज़रूरत है अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए जितना खुद बच्चे को, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरमीडिएट लेवल तक तो ये समझा ही नहीं जाता है कि बच्चा खुद अपने तौर पे डिसीजंस ले सकेगा, और उसके बाद जब हम देखते हैं तो उसने वो राय इख्तियार कर ली होती है कि जो उसके वालिदैन या उसके ख़ानदान ने उसके लिए तय की हुई होती है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह हमेशा इस तरह के डिसीजंस में आता है कि आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि स्कूल से ये सिलसिला शुरू करना चाहिए कि बच्चों को जब पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाया जाता है तो उनके सिर्फ रिपोर्ट कार्ड्स वालिदैन से ना डिस्कस किए जाए, ये भी डिस्कस किया जाए कि उनका बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में या पढ़ाई के दौरान जो हरकतें करता है, जिस तरह से बिहेव करता है, तो वो टीचर्स क्या देख पाते हैं कि ये आगे जाके इसके लिए कौन सी फील्ड का इंतखाब किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि अगर हम यहीं से एक चीज शुरू कर दें कि टीचर मीटिंग हर स्कूल का एक लाजमी जुज़्व है पूरे साल की एक्टिविटी का, तो उसमें बच्चों का जो माइंडसेट है, उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं, जो उनका एप्टीट्यूड है, उसके बारे में वालिदैन को बताया जाए और उनकी भी काउंसलिंग शुरू से की जाए। अच्छा, ये काउंसलिंग एक्सपर्ट्स कर सकते हैं या टीचर और पेरेंट्स खुद भी बच्चों की कर सकते हैं? आमतौर पर होता है अगर बच्चे को किसी काउंसलिंग के लिए किसी के पास भेजें तो लोग आसपास के रिश्तेदार कहेंगे कि बच्चे के साथ कोई नफ्सियाती हमारे यहाँ जो काउंसलर के पास भेज रहे हैं, काउंसलर को ऐसे समझा जाता है जैसे पता नहीं कोई नफ्सियाती मसला हो गया है और बाकायदा इसको, और उसके लिए कोई वक्त भी नहीं तय किया जाता है कि किस वक्त ये डिसीजन लिया जाए। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ भी हम ये देखते हैं कि बच्चों ने अपनी जो फील्ड्स हैं उनका सही इंतखाब किया है, तो हमें स्कूलिंग से नजर आता है और उसमें साथ साथ वालिदैन के अंदर भी ये चीज जो है वो डेवलप हो रही होती है कि उन्हें अपने बच्चों को, क्योंकि एक बहुत बड़ा टाइम बच्चा स्कूल में गुजारता है या घर में, तो वालिदैन और टीचर ज्यादा करते हैं, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है कि वो फिर बच्चों को बताएं कि वो अपने उन स्किल्स को, अपनी उस जहानत को किस तरह से इस्तेमाल करे कि वो खुद जब एक शऊर की मंजिल तक आए कि उसकी ये फील्ड उसके लिए बेहतर है और वो इसमें इस तरह से बहुत आगे तक जा सकता है। अच्छा हुआ, आपके पास डेफिनेटली आप करियर काउंसलर हैं, आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, तो किस तरह हैंडल करती हैं? बहुत सारे कंफ्यूजिंग ब्रेन होते हैं कि नहीं हम करना तो ये चाहते हैं लेकिन प्रेशर इस चीज़ का है, नहीं मेरी स्किल ये है लेकिन मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, तो ये सारी सिचुएशन फिर आप कैसे है? सबसे पहले आप क्या प्रॉपर उनको देखिए, मसला ये होता है कि हमारे यहाँ ख्वाहिशें पहले होती हैं और फिर उसके हिसाब से हम वो रास्ते तय कर रहे होते हैं। आप बहुत सारी चीजें आए दिन हमारे आपके चैनल्स पे, अखबारात में कि जी मैट्रिक में नंबरों में ये गड़बड़ है, इंटरमीडिएट या फला चीज में देखते हैं, वो किस लिए? क्योंकि पेरेंट्स ने ये एक चीज तय कर ली होती है कि उन्हें बच्चों को अपनी तरफ ले जाना है और उसके लिए सही गलत कोई भी रास्ता उन्हें इख्तियार कर लेना है। तो अभी वो सोसाइटी जहाँ ये हम अभी तक ये फर्क नहीं समझ सके हो कि आप अगर बच्चे को उसके चाहे स्कूल लेवल पे मार्क्स बढ़ाना, उसे आसानियां देने के लिए या सिफारिशों से दाखिलों की तरफ अगर ले जाएंगे तो उसे आप कभी भी अच्छा जहन, एक अच्छा तालिब इल्म और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर या मुस्तकबिल का कोई बहुत काबिल नौजवान नहीं बना सकेंगे। अच्छा, काउंसलिंग का आगाज का मैच्योर एज में जाके भी हो सकता है, किसी भी वक्त किसी भी एज में जाके? बिल्कुल। क्या है कि मुझे किसी डिसीजन को लेने में मुश्किल हो रही है और मैं उस वक्त किसी ऐसे आदमी के साथ बैठ के उस पर बात करूं जिसके बारे में मुझे यकीन हो कि इसकी राय और इसका फैसला मेरे हक में बेहतर होगा, तो वो तो हमें जिंदगी, लेकिन हम बात की कि जब बच्चों की कैरियर काउंसलिंग की जाए कि वो अपने शोबों का इंतखाब कैसे करें, तो ये बहुत अर्ली एज में न सिर्फ बच्चों की तो सिर्फ स्किल्स आइडेंटिफाई करनी होती, काउंसलिंग एक्चुअली पेरेंट्स की होती है हमारी सोसाइटी में। ठीक है, बहुत जरूरी है कि तमाम जो कोऑर्डिनेशन है पेरेंट्स की, टीचर्स की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको ये
एक्चुअली जो बच्चा है, जो किड है, वो क्या चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, उसकी स्किल्स क्या हैं। आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक सवाल इसी रिलेशन से मैं अगर आप सर, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, ब्रीफली मुझे ये बताइए कि जो कैरियर काउंसलर है कि अदर देन द डिसिप्लिन्स ऑफ द टीचिंग है और वो एक स्पेशलाइज्ड उनका फील्ड है, दे फील कहना चाह रही हैं कि जो तालीम देने वाले असातिज़ा हैं उनसे वो मुख्तलिफ हों और वो आइडेंटिफाई करें और वो सिर्फ काउंसलर के तौर पे ही वो नहीं जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारे यहाँ का सिस्टम है, चीजें वो होनी चाहिए जो आप सूट करती हूँ। हमारे यहाँ ये सूट करता है कि स्कूल लेवल से ही जो अच्छे टीचर्स जो स्टूडेंट्स की एक्स्ट्रा करिकुलर और उस पर नजर रखते हैं, जो डायरेक्टर एकेडमिक्स होते हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो कैरियर काउंसलर्स हो सकते हैं। बिल्कुल, ये रेजोल्यूशन है रहमतुल्लिल आलमीन डे जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं। मुस्लिम दुनिया में ईद मिलादुन नबी है, जो खाने पीने का इंतजाम है और सिर्फ तो हम चाहते हैं कैमरे में मैं चाहता हूँ कि ये आपके इदारे को दी जाए और शुक्रिया ले लीजिए। तो जनाब जबरदस्त ये शील्ड ये रेजोल्यूशन ये उसकी कॉपी है, ये शील्ड नहीं है, ये लेजिस्लेटिव रेजोल्यूशन है और न्यूयॉर्क स्टेट सेनेट ने बाकायदा इस पे हियरिंग होती है और फिर उसके बाद इसकी अप्रूवल होती है और इसकी जो इबारत है वो उसी हवाले से है और इसमें इस्लाम और कि इस्लाम है क्या और नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क्या, उनका पैगाम क्या था। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपको फिर कभी हम बुलाएंगे और बहुत सारी बातें जो रह गई हैं वो भी आपसे करेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बातचीत होती रहेगी। तो जनाब आगा साहब और हुमा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी और पाक यूएस रिलेशंस पे भी हमने बात की और सबसे इंपॉर्टेंट कि करियर काउंसलिंग पे भी हमने बहुत सारी बातें की और वो लोग जो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको करना क्या है एग्जैक्टली, वो किसी करियर काउंसलर के पास भी जा सकते हैं और अपने टीचर और पेरेंट को जो है करीब करके उनसे भी बहुत सारी बातें अपनी क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा और इसके लिए हमारा जो सोशल साइट है उसके ऊपर आप फीडबैक दे सकते हैं। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों का ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।